नमस्ते विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है। पूर्व के व्याख्यानों के ही क्रमानुसार कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार विश्व के प्रमुख संविधान या विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसमें हमने इंग्लैंड के संविधान के बारे में क्रमशः चर्चा की बिंदुवार। उसी श्रृंखला में हम आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं उसके कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तविक शक्तियों को ये धारण करता है। भले ही वहाँ राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र के साथ संसदीय व्यवस्था के रहते हुए और संसदीय व्यवस्था में जब प्रधानमंत्री मुखिया होता है, उसके वजूद से ही पूरी राज व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तविक तरीके से तथ्यात्मक दृष्टि से हम जब उसका विश्लेषण करते हैं तब 1937 में पहली बार प्रधानमंत्री को मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के माध्यम से औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाती है। जिस व्यक्ति को कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, राजा उसे ही प्रधानमंत्री बनाता है। यदि किसी दल को कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राजा स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। इस तरह की वहाँ पर मान्यता है, इस तरह का वहाँ पर अभिसमय है जो निश्चित करता है कि विवेक के प्रयोग के माध्यम से भी राजा वहाँ प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। शक्तियों के बारे में देखिए, ये मंत्रिमंडल का नेता होता है। ग्लैडस्टोन ने इस संदर्भ में कहा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। ये जो वक्तव्य है, सेंटेंस है, ये ग्लैडस्टोन का बड़ा ही इस दृष्टि से चर्चित रहा है एवं अध्यापन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से यह समझना बहुत जरूरी है कि मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। यानी वह जो मेहराब बनता है जिसमें सारे मंत्रियों का एक समूह होता है, मंडल होता है, उसकी जो नींव का काम या उसके आधार का, उसके बेस का जो कार्य करता है, जिसके ताकत पर, जिसकी शक्ति के, जिसके बल पर वह सत्ता काम करती है, तो उसको आधारशिला के रूप में, यानी मंत्रिमंडल के नेता के रूप में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को इस तरह से स्पष्ट किया गया है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति अद्वितीय है। उसे समान स्थिति वाले मंत्रियों में प्रथम कहा जाता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने को भी कह सकता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। शासन का समस्त उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर होता है। वह विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है एवं विभिन्न समितियों का गठन करता है ताकि प्रशासनिक कार्यों को शीघ्रता से एवं कुशलता से संपादित किया जा सके। तो ये जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में संपादित की जाती हैं या उसको प्रदत्त हैं। इनका वह सफल संचालन करता है। फिर है राजा का मुख्य परामर्शदाता। देखिए, जो ब्रिटेन में किंग है, राजा है, उसका जो चीफ एडवाइजर है वह प्रधानमंत्री ही होता है।
यद्यपि राजा की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री ही करता है, फिर भी प्रधानमंत्री राजा को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी समय समय पर देता रहता है। यानी राजा के द्वारा या राजा के नाम से वहाँ सारे कामों को किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो राजा को निर्णयात्मक या कोई सलाह के काम से संबंधित कोई विशेष स्थिति परिस्थिति के संबंधित कार्यों के लिए मुख्य परामर्शदाता के रूप में इसको दायित्वों के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर है कॉमन सभा का नेता। ब्रिटिश पीएम बहुमत दल के नेता के रूप में कार्य करता है एवं कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। कॉमन सभा के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने आदि के कार्यों को संपादित करता है। अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करना, इस संबंध में स्पीकर उससे परामर्श लेता है। भले ही स्पीकर इसका मुखिया है, लेकिन फिर भी पीएम की बिना एडवाइस के इन कार्यों को स्पीकर के द्वारा नहीं किया जाता है, जब तक कि वह पीएम से सलाह नहीं ले ले। इस तरह की ये मान्यता ब्रिटेन के संविधान में वर्णित है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता करता है। वह यह भी निश्चित करता है कि कॉमन सभा के चुनाव कब कराए जाने हैं। दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जिस पार्टी का बहुमत रखता है उस पार्टी का, उस दल का नेतृत्व करता है, उसका लीडर होता है। वह चुनावों के समय दल को विजयी बनाने हेतु प्रचार करता है कि जिस पार्टी का वह प्रधानमंत्री है उसके द्वारा उन सभी कार्यों किया जाता है जो चुनावों से संबंध रखते हैं। विदेश नीति का निर्माता। यद्यपि विदेश नीति के संचालन के लिए विदेश मंत्री होता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रधानमंत्री समय समय पर अधिकृत रूप से वक्तव्य देता है। विदेश मंत्री नीति निर्धारण करते हैं, लेकिन इससे पूर्व प्रधानमंत्री से सलाह या परामर्श अवश्य करते हैं। तो इस तरह का वहाँ प्रावधान है कि विदेश मंत्री भले ही है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सलाह लेनी है तो उसके लिए वह प्रधानमंत्री के बिना आगे कदम नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ यह जाहिर हो रहा है कि विदेश संबंधों के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले में वहाँ के प्रधानमंत्री को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री न केवल अपने दल का नेता होता है, बल्कि संसद का अथवा राजनीतिक जीवन का नेता होता है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करता है। यानी केवल संसद का ही नेतृत्व नहीं करता है, वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक लीडरशिप, एक आदर्श के रूप में, एक यथार्थ रूप में वहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार एवं दायित्व भरा कार्य करता है। इसके अलावा अन्य दायित्व हैं जिनमें प्रधानमंत्री समय समय पर सेनापतियों से विचार विमर्श करता है। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देता है, विदेशी अतिथियों का स्वागत करता है एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व भी करता है। देखिए, वास्तविक शक्तियों के मामले में प्रधानमंत्री ब्रिटेन का एक उच्च स्थान रखता है। भले ही राजा के नाम से सारे कार्यों को किया जाता है, लेकिन वह नाम मात्र का या औपचारिक स्थिति में अपना स्थान रखता है। व्यवहारिक दृष्टि में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या वहाँ की संसद अपने आप में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री नक्षत्रों में चंद्रमा के समान, वह वास्तव में समानों में प्रथम से कहीं अधिक। यदि दल में अन्य कोई नेता उसकी टक्कर का नहीं है तो वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है और देश प्रधानमंत्री या व्यवस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। यानी इन शक्तियों के बढ़ते क्रम में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री प्रणाली, प्रेसिडेंटियल या प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम वाली व्यवस्था को कहीं ये प्राप्त न हो जाए।
इस तरह का अंदेशा भी बना रहता है। लेकिन उसका बहुमत विश्वसनीय न हो तो उसे अपने ही प्रस्तावों को वापस लेना भी पड़ता है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं वहाँ के विश्वास पर, उसकी मेजॉरिटी पर, उसकी बहुसंख्यकता, सदन की गरिमा, सदन की बहुमत की स्थिति, उस पर सारा ये निर्भर रहता है। कई प्रस्तावों को परिस्थितिवश वापस लेना पड़ता है, जिस तरह से कि 7 दिसंबर 1994 के टेलीविजन समाचारों के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को रसोई गैस आदि पर बिक्री कर लगाने के संबंध में प्रस्ताव के कॉमन सभा में अस्वीकृत हो जाने के कारण वापस लेना पड़ा था। इस तरह का ये वाकया हुआ था, जिसको उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो स्तर है वह अपने आप में व्यवहारिक दृष्टि से विशेष शक्तियां रखने वाला है। यह निश्चित रूप से एवं निस्संदेह रूप से स्पष्ट है। तो इसको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में या उसकी स्थिति क्या है, उससे संबंधित मैंने बताया था भी कि 1937 में 1937 में मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के माध्यम से ये सारा मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं उसकी स्थिति के बारे में हम यह अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम मंत्रिमंडल एवं संसद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।